Today's topic is top-down parsing. So let us see how it works. So top-down parsing can be viewed as an attempt to find the leftmost derivation for an input string. So in the starting of this unit, we discussed different types of parsing approaches. In that we saw that there is bottom up approach in which we start with the input string and if we reach to the start symbol of the grammar, we say that the string is valid. Top down parsing works in the reverse way. It starts constructing parse tree recursively for the given input starting from the root. तो टॉप डाउन पार्सिंग में हम जो हमारे पास प्रोडक्शन रूल्स होते हैं हम उसके स्टार्ट सिंबल से शुरू करते हैं और वहाँ से हमारे पास जो भी इनपुट स्ट्रिंग दी होती है हम उसे ड्राइव करने की कोशिश करते हैं. अगर वो इनपुट स्ट्रिंग हमारी ड्राइव हो जाती है तो हम कहते हैं कि ये जो इनपुट स्ट्रिंग है ये वैलिड है और सिंटेक्स के अकॉर्डिंग है. सो टॉप डाउन पार्सिंग का एक एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज आपके पास है S2CAD एंड A2AB और A और आपको इनपुट स्ट्रिंग दी है W=CAD. तो आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पर सबसे पहले S, हमने स्टार्ट सिंबल हमारे पास S है. अगर कभी भी आपको मेंशन नहीं होता है कि स्टार्ट सिंबल क्या होना है और आपके पास मोर देन वन नॉन टर्मिनल्स हो तो हम बाय डिफॉल्ट नोटेशन यही रखते हैं कि S विल बी द स्टार्ट सिंबल. सो हेयर S इज द स्टार्ट सिंबल. S से स्टार्ट करते हैं. हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोडक्शन है CAD, तो हमने S से CAD पे प्रोडक्शन हमने रखा. सो CAD, we kept CAD. तो उसके बाद फिर CAD से अब हमने देखा A से. C तो क्योंकि टर्मिनल है हम इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते तो हमने A को चेक किया. A से हमारे पास ऑप्शन है AB और A. तो हम या तो C से हम या तो A से AB ड्राइव कर सकते हैं या फिर हम A ड्राइव कर सकते हैं. तो अगर हम C से AB ड्राइव करते हैं तो हमारे पास स्ट्रिंग क्या आ जाएगी CABD और हमारे इनपुट स्ट्रिंग है CAD, यानी कि मैच नहीं करेगी. दूसरा ऑप्शन हमारे पास है हम अगर A से स्मॉल a ड्राइव करते हैं तो हमारे पास स्ट्रिंग आ जाएगी CAD. सो हमारे इनपुट स्ट्रिंग मैच कर गई. इट मीन्स कि ये स्ट्रिंग ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग है एंड दिस स्ट्रिंग इज वैलिड. सो यहाँ पर आपने एक प्रॉब्लम देखी. द प्रॉब्लम दैट वी एनकाउंटर्ड इज कि अगर हमने बाई चांस गलत प्रोडक्शन यूज़ कर लिया, प्रोडक्शन रूल यूज़ कर लिया तो इट मे बी पॉसिबल कि हमें जो स्ट्रिंग मिली है हम उस स्ट्रिंग को ड्राइव नहीं कर पाए. सो व्हाट शुड बी द अप्रोच, क्या करना चाहिए ऐसे केस में, तो हमें वो हम आगे ये वाली प्रॉब्लम देखेंगे. सो नेक्स्ट इज डिफिकल्टीज विद टॉप डाउन पार्सिंग. सो टॉप डाउन पार्सिंग में कुछ कॉमन डिफिकल्टीज आती हैं. सो द फर्स्ट डिफिकल्टी इज लेफ्ट रिकर्जन. तो इसको देखते हैं डिटेल में. सो एक्चुअली जो ग्रामर होती है आपकी, जो आपकी ग्रामर होती है, कोई भी ग्रामर, जस्ट वेट, so any grammar can be categorized into two categories. One is left recursive grammar and the other one is right recursive grammar. ओके, सो पहले लेफ्ट रिकर्सिव देखते हैं. लेफ्ट रिकर्सिव में क्या होता है. सो अगर हमारे पास कोई प्रोडक्शन है A2, A अल्फा और बीटा, ओके, अगर हमारे पास कुछ ऐसा प्रोडक्शन है तो ये जो हमारे पास ग्रामर है ये हमारे पास रिकर्जन को सपोर्ट कर रही है. कैसे कर रही है, आप यहाँ पर देखिए. जो आपके पास अगर आप इसका ट्री बनाते हो तो आपका ट्री कैसे बनेगा, A2 A अल्फा. अब आप इस A को फिर से आप एक्सपेंड कर सकते हो A2 A अल्फा, देन दिस A कैन फर्दर भी एक्सपेंड एज A2 A अल्फा. या फिर क्या पॉसिबिलिटी है हमारे पास, A से हम बीटा को ड्राइव कर लें.
या फिर क्या पॉसिबिलिटी है हमारे पास, अगर हमने ए टू ए अल्फा किया तो हम इस अल्फा को बीटा से रिप्लेस कर दें. सो दिस इज वैलिड. ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही. द प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन दिस केस एंड दैट प्रॉब्लम इज कि यहाँ पर हम रिकर्जन इंप्लीमेंट कर रहे हैं. क्या हो रहा है कि जो ए एक नॉन टर्मिनल है वो अब खुद को ही रिकर्सिवली यानी कि बार बार कॉल कर रहा है. ओके, दिस तो देयरफॉर इसका नाम पड़ा रिकर्सिव. लेफ्ट रिकर्सिव क्यों है? बिकॉज यहाँ पर जो प्रोडक्शन है RHS में, यहाँ पर हमने जो लेफ्ट वेरिएबल है, लेफ्ट मोस्ट जो वेरिएबल है वो हमारा रिपीट हो रहा है. देयरफॉर इट इज लेफ्ट रिकर्सिव. अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, अब आप इसको अगर आप इसका ट्री ऑब्जर्व करेंगे सो यू विल सी दैट यहाँ पर ये आपका बार बार रिपीट हो रहा है. सो दिस मे गो टू द इनफाइनाइट लूप. ओके, तो यहाँ पर आपकी जो इसमें स्ट्रिंग बन रही है वो स्ट्रिंग आपकी कैसी बन रही है. अब आप इस ए को, जब भी आप इस ए को टर्मिनेट करेंगे तो इस ए को आप कैसे टर्मिनेट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ बीटा. बिकॉज अगर आप इसको ए अल्फा से एक्सपेंड करेंगे तो फिर से वो एक और आपका स्टेप आगे बढ़ जाएगा. तो अब आप इस ए को बीटा से टर्मिनेट करेंगे तो आपके पास जो यहाँ पर स्ट्रिंग बनकर आएगी वो किस तरह से बनकर आएगी? बीटा अल्फा स्टार. यानी कि बीटा से तो आप टर्मिनेट कर रहे हो, इस ए को तो आप बीटा से ही रिप्लेस करोगे. तो ये आपके अल्फा हैं, ये आपके इनफाइनाइट, यानी कि अल्फा आपका कितनी बार भी रिपीट हो सकता है. इट मे रिपीट 0 और मेनी टाइम्स. Okay, so this is left recursive grammar and this grammar creates problem in compiler construction because it can cause infinite loop. Therefore, जो भी कंपाइलर्स होते हैं दे डोंट वर्क ऑन लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर बिकॉज वहाँ पे इनफाइनाइट लूप में जाने की पॉसिबिलिटी होती है. सो एवरी टाइम वेन एवर एनी ग्रामर इज लेफ्ट रिकर्सिव वी हैव टू रिमूव दिस लेफ्ट रिकर्जन बिफोर अंडरगोइंग द एनी फेज. सिंटैक्स एनालिसिस फेज में जाने से पहले हमें लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव करना पड़ता है. अब राइट रिकर्सिव देखते हैं. राइट रिकर्सिव क्या होता है? व्हाट इज राइट रिकर्सिव? सो राइट रिकर्सिव इज, सपोज आपके पास कोई प्रोडक्शन है ए टू अल्फा ए और बीटा. ओके, अब आप इसको अगर एक्सपेंड करते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा? दिस विल बी अल्फा ए, दिस विल बी अल्फा ए, दिस विल बी अल्फा ए. और या फिर आप कैसे कर सकते हो? ए टू बीटा आपका कोई ट्री बन सकता है और अगर आप इसको एंड करोगे तो आप इसे बीटा से एंड करोगे. ओके, तो यहाँ पर जो आपकी स्ट्रिंग बनी वो आपकी स्ट्रिंग कैसे बनी? आपकी यहाँ पर जो स्ट्रिंग बन रही है इस तरीके से आपकी स्ट्रिंग बनी अल्फा कितनी बार भी रिपीट हो सकता है एंड बीटा. ओके, सो हेयर यहाँ क्या आपके साथ यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है कि आपके पास एक बार बीटा आ गया लेकिन उसके बाद जो अल्फा आपका मल्टीपल टाइम्स आ रहा है इसको आप किसी भी तरीके से रोक नहीं सकते. दिस विल बी, मतलब जो इसकी स्ट्रिंग्स जो बनेगी वो कैसी बनेगी? वो इस रेगुलर एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करती होंगी. तो इस रेगुलर एक्सप्रेशन को अगर आप चेक करो तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपका बीटा एक बार आ गया लेकिन ये जो आपका अल्फा है, जो आपका बार बार अल्फा रिपीट हो रहा है, दिस इज गोइंग इनटू इनफाइनाइट लूप. जबकि आप यहाँ चेक करो तो यहाँ पे आपके साथ क्या है कि अल्फा स्टार आपके साथ आ गया, यानी कि आपका अल्फा मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो गया. लेकिन जब आपको एंड करना होगा तो देन यू विल एंड विद बीटा. तो वंस योर अल्फा इज एंडेड, एक बार आपका अल्फा एंड हो गया उसके बाद आप उसे आपको बीटा से आपकी पूरी स्ट्रिंग आपकी एंड हो जाएगी तो इनफाइनाइट लूप पर ये नहीं जाएगा. सो दिस इज राइट रिकर्सिव. सो इफ देयर इज अ ग्रामर इज राइट रिकर्सिव देयर इज नो सच प्रॉब्लम. ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. सो आवर अप्रोच इज टू कन्वर्ट दिस लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर इनटू राइट रिकर्शन. क्योंकि रिकर्सिव है तो रिकर्जन तो हम नहीं रिमूव कर सकते. रिकर्जन तो मल्टीपल टाइम्स एक ही चीज़ को रिपीट करना होता है. सो वी कांट रिमूव रिकर्सिव नेचर. तो हम क्या कर सकते हैं? हम लेफ्ट रिकर्सिव को हम राइट रिकर्सिव बना सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली. ओके, सो हेयर हमने क्या किया, जो इनफाइनाइट वाला लूप है हमारा वो हमने कैसे स्टॉप कर दिया? आफ्टर गिविंग बीटा. So this loop will stop here. Therefore, right recursive will not create any problem, but left recursive creates problem in compiler construction. Therefore, our first attempt is to remove this left recursive problem in any grammar. So now we will see how this will be removed. ये अभी हम थोड़ी देर बाद देखते हैं. So this is one of the major problem. तो top down parsing approach होती है वो there are some difficulties which it faces. The first difficulty is कि अगर if a grammar is left recursive then it can't work on left recursive grammar. It has to remove the left recursion and then only it can move further.
The next problem that may be encountered is backtracking. So backtracking क्या होता है कि suppose you have expend any production in some wrong way और आपको वो mismatch मिल रहा है, आपकी input string accept नहीं हो रही है, then again you have to perform backtracking which is a sort of overhead. जैसे कि आप इस वाले केस में देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या था, यहाँ पर हमारे पास a को हमने ab से expand कर दिया था, but we only needed a, हमें a चाहिए था, but we were not knowing कि हमें a चाहिए, तो हमने क्या किया, हमने a को ab से expand करके देखा and this result in some input string का mismatch था, ये हमें मिल रहा था CABD and input string थी हमारे पास CED. So this was a mismatch, तो डेफिनेट सी बात है हमें बैक ट्रैक करना पड़ा. नाउ यहाँ पर तो हमें सिर्फ एक बार बैक ट्रैक करना पड़ा, एक स्टेप ऊपर जाना था, बट अगर ये बैक ट्रैकिंग हमारी कई सारे स्टेप्स में इन्वॉल्व होती है देन दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ ओवरहेड. सो टॉप डाउन पार्सिंग हमें इस प्रॉब्लम से भी एक ये प्रॉब्लम और होती है जो टॉप डाउन पार्सिंग में जनरली मिलती है. So इसका भी solution है. So we will see the solutions one by one after discussing the difficulties. The third one is order of choosing alternate. तो वही है बैक ट्रैकिंग जैसा ही रिलेटेड है ये, कि आपके पास अगर सपोज आपके पास जैसे कि हमारे पास लास्ट ग्रामर में A to AB और A था, सो हाउ कैन वी डिसाइड कि हमें AB मिलना चाहिए या A मिलना चाहिए, हमें क्या लेना है, ऑप्ट करना है, हमारी इनपुट स्ट्रिंग क्या है. सो आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं. सो ये जो ऑल्टरनेट चूज करने का जो ऑर्डर होता है, मतलब डिसीजन होता है, ये भी एक मेजर प्रॉब्लम पोज कर सकता है टॉप डाउन पार्सिंग में, बिकॉज अगर हमने रॉन्ग डिसीजन लिया तो हमें बैक ट्रैक करना पड़ सकता है. The last one is error localization. When failure is reported, it is difficult to locate error. जब हमें फेलियर मिलता है, ठीक है, सपोज आपके पास कोई ट्री है जो काफ़ी सारे, उसमें काफ़ी सारे लेबल्स हैं, ओके, और आपको सबसे लास्ट में जाके बट पता चलेगा कि आपके साथ सपोज लास्ट में आके आपको यहाँ पे पता चल रहा है फॉर एग्जाम्पल कि आपका मिसमैच हुआ है, यानी कि आपकी इनपुट स्ट्रिंग मैच नहीं हुई, तो आप पीछे किस जगह जाओगे, यहाँ पे कहाँ पर आपकी एरर है जिसकी वजह से फेलियर हुआ है. क्या वाकई हमें बैक ट्रैक करने की ज़रूरत है या बैक ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है, प्रोडक्शन रूल्स ही इतने थे और हमारी वाकई में इनपुट स्ट्रिंग गलत है. ये कौन चेक कर सकता है, कैसे चेक होगा, ये भी एक मेजर प्रॉब्लम होती है जो टॉप डाउन पार्सिंग में हमें मिलती है. सो दीज आर द मेजर डिफिकल्टीज. फर्स्ट वन इज left recursion, second one is backtracking, third is order of choosing alternate, and the last one is error localization. Now पहली प्रॉब्लम को देखते हैं कैसे रिमूव करेंगे. सो द फर्स्ट प्रॉब्लम वाज लेफ्ट रिकर्जन, जैसे कि मैंने आपको बताया था. सो लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव करने का देखते हैं. सो लेफ्ट रिकर्जन के लिए हमारी जो ग्रामर होगी वो किस टाइप की होगी ये देखते हैं. सो ग्रामर इज ऑफ टाइप, आपके पास अगर A to A अल्फा और बीटा प्रोडक्शन है, so this type of production leads to left recursion, but the condition is beta it should not start with A. ये A से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये स्टार्ट हुआ तो हम ये जो आपका इनफाइनाइट जो लूप जा रहा है इसको हम रोक नहीं पाएंगे. ओके, सो द ग्रामर इज ऑफ द प्रोडक्शन A to A अल्फा और बीटा. नाउ हाउ कैन वी रिमूव दिस लेफ्ट रिकर्जन. तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये इन्फिनिटी जो लूप पहुंच रहा है वो हमारा इस वजह से हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमने इसको मॉडिफाई किया बीटा A डैश, बिकॉज बीटा तो A से स्टार्ट नहीं है, वी कैन स्टार्ट विद बीटा, और हमने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया A डैश, और इस A डैश को हमने फिर ड्राइव कराया अल्फा A डैश और एप्सिलॉन. ओके, तो हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर जो आपका लेफ्ट रिकर्जन था उसको हमने राइट रिकर्जन में कन्वर्ट कर दिया, बिकॉज अभी हमने देखा था कि जो लेफ्ट रिकर्जन होता है इट कैन कॉज इनफाइनाइट लूप, बट राइट रिकर्जन कैन नॉट कॉज इनफाइनाइट लूप. तो हमने रिकर्जन रखा है बट लेफ्ट को हमने राइट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, और हमने एक एप्सिलॉन इंट्रोड्यूस करा दिया. वो क्यों कराया है इसको देखते हैं. हमारे पास प्रोडक्शन था A to A अल्फा, ओके, और आप इस A को बीटा से रिप्लेस कर रहे थे. ये हमारे पास इस तरह का ट्री बन रहा था, तो हमारे पास जो स्ट्रिंग आ रही थी वो हमारे पास आ रही थी बीटा अल्फा डैश. ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इस स्ट्रिंग को, अगर आप इसका लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करना चाहोगे, जस्ट वेट, अगर बीटा अल्फा स्टार आ रही थी, अगर आप इसका लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करना चाहोगे तो हमने क्या करा, हम इस स्ट्रिंग को बीटा से शुरू करते हैं और हमने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया A डैश. अब A डैश क्या कर रहा है, आपका A डैश अल्फा A डैश को कॉल कर रहा है.
अल्फा ए डैश। ओके, लास्ट में ए डैश क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन पर हमने कर दिया क्योंकि हमें ए डैश को भी रोकना है। तो हमारे पास बीटा, तो हमने जो हमारे पास बीटा अल्फा स्टार जो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन था उसको हमने राइट इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट किया, बीटा तो हमने ऐसे ही रहने दिया, और अल्फा स्टार, क्योंकि हम प्रोडक्शन में अल्फा स्टार नहीं लिख सकते क्योंकि स्टार तो रेगुलर एक्सप्रेशन का ऑपरेशन होता है, तो हमने अल्फा स्टार को लिखने के लिए हमने एक नया नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस किया, ए डैश, और ए डैश से हमने अल्फा ए डैश रखा क्योंकि हमें ये अल्फा बार बार चाहिए, रिपीटेटिव मोड में है ये, तो अल्फा ए डैश चाहिए। अभी अल्फा तो बार बार आ रहा है और आपको अब ए डैश को कहीं ना कहीं एंड करना है, और हमें ए डैश को एंड करने के लिए हमने क्या रखा, हमने एप्सिलॉन रखा कि अगर आपको एंड करना है तो आप एप्सिलॉन रख सकते हो। ठीक है, तो आपके पास जो स्ट्रिंग थी बीटा अल्फा डैश, इसको हमने कैसे ट्रांसफॉर्म कर दिया, बीटा ए डैश। So we converted left recursion into right recursion because we have seen that left recursion may cause infinite loop, but right recursion cannot cause infinite loop. तो हमने इसको right recursion में convert कर दिया. So this is the procedure. दिस इज द प्रोसीजर कि हम कोई भी आपके पास लेफ्ट रिकर्जन वाली ग्रामर है तो उससे आप राइट रिकर्जन में या लेफ्ट रिकर्जन उसका रिमूव कैसे कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था आपका, ये देखते हैं। तो हमारे पास क्या था, हमारे पास ग्रामर थी e2 e प्लस t और t, t2 t इंटू f और f एंड f2 e और ID। अब यहाँ पर चेक करते हैं क्या यहाँ पर लेफ्ट रिकर्जन है, हाँ, बिकॉज यहाँ भी E है और यहाँ भी E है। सो दिस सपोज मान लेते हैं ये A है हमारे पास, अगर हम अपनी नोटेशन, हमारे पास नोटेशन क्या है, A2 A अल्फा और बीटा, तो ये सपोज हमारे पास A है, E भी A है हमारे पास, प्लस T इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। तो हमने से कैसे रिमूव किया लेफ्ट रिकर्जन, हमने रखा E2 अल्फा क्या है प्लस T, नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया ई डैश, ठीक है, और ई डैश से हमने क्या रखा, इट इज सॉरी समथिंग हैज गॉन रॉन्ग, ये तो ई प्लस टी और टी टू टी इंटू एफ और एफ and f2 I, sorry f2 parenthesized e और I। तो हमारे पास जो बेसिक है वो क्या है, हमारे पास बेसिक इज a2 अल्फा a अगर हमारे पास है तो इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है, a2 बीटा a डैश एंड a डैश टू अल्फा a डैश और एप्सिलॉन। तो हमने क्या किया यहाँ पर, ये हमारे पास A है, अगर हम नोटेशन को चेक करें ये भी A है हमारे पास, दिस इज अल्फा दिस इज बीटा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, E टू बीटा यानी कि T नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया E डैश टू अल्फा इज प्लस T, A डैश यानी कि E डैश और एप्सिलॉन। सिमिलरली अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है तो दिस इज A, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। तो आपने कैसे करा, T2 बीटा यानी कि F T डैश टू अल्फा क्या है इंटू F और T डैश और एप्सिलॉन। सिमिलरली अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे तो हमारे पास कुछ भी ऐसा लेफ्ट रिकर्जन वाला केस नहीं है, तो ये हमारा एज इट इज है। तो हमें जो न्यू प्रोडक्शन मिले वो मिले E टू T E डैश टू प्लस T E डैश और एप्सिलॉन, T2 F T डैश और T डैश टू F S to F T dash और एप्सिलॉन and finally F to E and ID. So this process can remove left recursion. Our next example is the case we are given a production grammar and we have to check whether it is left recursive or not, and if it is then we have to remove the left recursion. So here we have S2 AA or B. So there is no left recursion because here we have A, here we have S, then we have A2 AC or SD
or E. So here we have direct recursion, left recursion. Okay, this is left recursion case. Here we don't have, and here it is E. So just by seeing it, अगर हम देखें तो हमें सिर्फ एक प्रोडक्शन में लेफ्ट रिकर्जन दिख रहा है, ठीक है. तो अब इसको थोड़ा डिफरेंट वे से देखते हैं. अगर आप इस S में इसकी जो रिस्पेक्टिव RHS की वैल्यूज़ हैं, अगर हम इन वैल्यूज़ को पुट कर दें तो हमारे पास ये जो प्रोडक्शन होगा ये क्या बनेगा, इट विल बिकम A2AC और AAD और BD और E. यहाँ ये जो दो प्रोडक्शंस आए हैं ये हमारे S या RHS पुट करने से आए हैं. सो दिस इज द केस ऑफ इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन. ओके, तो समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास आपको जो प्रोडक्शंस दिए हों वो डायरेक्टली रिकर्सिव ना हो, तो आपको ये भी चेक करना है, यू हैव टू चेक द एवरी पॉसिबिलिटी कि लेफ्ट रिकर्जन का कोई केस अगर बन रहा है तो 1 और 2 स्टेप्स में भी बन सकता है. सो वी हैव फाइनली वी हैव अ लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर दैट इज So our grammar is S2 AA or B, then we have A2 AC AAD BD and E, and definitely this grammar is left recursive. S वाले प्रोडक्शंस तो ओके हैं, यहाँ कुछ नहीं चेंज करना है. A को प्रोडक्शन चेंज करना है, तो हम कैसे चेंज करेंगे, A को रिमूव कैसे करेंगे, we will write A2. हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास A2 A अल्फ़ा कोई प्रोडक्शन है और बीटा, तो हम क्या करते हैं, लेट मी इरेज द प्रीवियस पार्ट. अगर हमारे पास A2 A अल्फ़ा और बीटा हमारे पास प्रोडक्शन है तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं A2 बीटा A डैश. ओके, और A डैश से हम एक नया प्रोडक्शन क्रिएट करते हैं अल्फ़ा A डैश और एप्सिलॉन. तो हमें यही करना है. यहाँ पर हमारे पास A है और C है, और बीटा हमारे पास क्या है, एक तो बीटा 1 ये है हमारे पास और एक हमारे पास बीटा 2 ये है. तो दोनों पॉसिबिलिटी देखेंगे. तो एक बार बीटा की जगह लिखेंगे BD और A डैश, और एक बार बीटा की जगह लिखेंगे E और A डैश. ठीक है, तो ये वाला पहले वाले प्रोडक्शन से हमने एक तो काम कर लिया. अब हमें क्या करना है, A डैश. सो A डैश से हम क्या लिखेंगे, अल्फ़ा. अल्फ़ा क्या है इस केस में, एक तो C है, एक आपका अल्फ़ा. ओके, और एक अल्फ़ा आपका क्या है, AD है. ठीक, तो हम लिखेंगे C A डैश और AD A डैश और एप्सिलॉन. और हमारे पास जो एक पहले से प्रोडक्शन था S2A और B, ये तो हमारा प्रोडक्शन सही है. So now this is non-left recursive grammar. So it may be possible कि आपके पास डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन नहीं हो, तो 1 और मोर स्टेप्स प्रोडक्शन रूल्स लगाने के बाद भी आपको लेफ्ट रिकर्जन मिल सकता है. So ये भी आपको रिमूव करना होता है. ठीक है. So in general आपके पास अगर कोई भी n प्रोडक्शंस हैं, सपोज आपके पास है A2 A अल्फ़ा 1 और A अल्फ़ा 2 A अल्फ़ा 3 अप टू A अल्फ़ा n और बीटा 1 और बीटा 2 और बीटा 3 अप टू m ऑफ बीटा. तो आप इसको कैसे लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करेंगे, A2 बीटा 1 A डैश और जितने भी बीटा है, ठीक है, सबको यूज़ करना है आपको, बीटा 3 A डैश अप टू बीटा m A डैश. एंड A डैश क्या होगा आपका, अल्फ़ा 1 A डैश, अल्फ़ा 2 A डैश, अल्फ़ा 3 A डैश अप टू अल्फ़ा n A डैश. So this is the process of left recursion.
नाउ नेक्स्ट पार्सिंग इज रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग। तो रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग जो है ये टॉप डाउन पार्सिंग अप्रोच का ही एक एग्जांपल है। और इसमें रिकर्सिव डिसेंट इसको क्यों कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पर हम रिकर्सिव फंक्शंस का यूज़ करते हैं इनपुट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। एंड जो इसकी एक फ़ीचर है, वो फीचर जो इसका है, जो इसकी एडवांटेज है वो क्या है कि यहाँ पे हम बैक ट्रैकिंग नहीं कर सकते। मतलब हम ऐसे प्रोसीजर्स बनाते हैं कि बैक ट्रैकिंग की ज़रूरत नहीं पड़े। एंड हेयर इट यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्ट फैक्टरिंग। तो अभी देखेंगे लेफ्ट फैक्टरिंग क्या होता है। ओके, सो recursive descent parsing, it uses recursive procedures to identify the input. We cannot backtrack, ठीक है। एंड इट वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्ट फैक्टरिंग। लेफ्ट फैक्टरिंग क्या होता है वो भी हम देखेंगे। और जब हम रिकर्सिव डिसेंट में यहाँ पे हम प्रोसीजर्स बनाते हैं, फंक्शंस बनाते हैं, जब हम रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग को टेबुलर फॉर्म में इम्प्लीमेंट करते हैं तो वही बन जाती है प्रिडिक्टिव पार्सिंग। सो दैट इज़ अनदर कैटेगरी ऑफ पार्सिंग। जो हम रिकर्सिव डिसेंट के बाद पढ़ेंगे वो होगी प्रिडिक्टिव पार्सिंग, ठीक है। तो पहले देखते हैं लेफ्ट फैक्टरिंग क्या होता है। सो लेफ्ट फैक्टरिंग एक्चुअली हमारे पास जो ग्रामर होती है कोई सी भी, सो इट मे बी ऑफ, मतलब उसकी अलग अलग तरह से कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। तो ग्रामर जो होती है आपके पास, कई तरह की ग्रामर्स होती हैं हमारे पास। एक तो जैसे हमारे पास होती है एम्बिगियस ग्रामर, अदर वन इज अनएम्बिगियस ग्रामर। ओके, तो इसमें से कौन सी बेटर अप्रोच होती है, बिकॉज एम्बिगिटी अगर होगी तो प्रोडक्शन रूल्स प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं हो पाएंगे। सो दिस ग्रामर इज नॉट एक्सेप्टेबल इन कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। ये ग्रामर हम यूज़ करते हैं। एंड वी हैव डिफरेंट वेज, डिफरेंट अप्रोचेस जिसमें हम एम्बिगियस ग्रामर को अनएम्बिगियस बना सकते हैं। दूसरी कैटेगरी क्या होती है ग्रामर की जो हम कर सकते हैं। एक कैटेगरी होती है हमारे पास लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर, जो अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ी है। और एक होती है हमारे पास राइट रिकर्सिव ग्रामर। सो अभी देखा था हमने कि लेफ्ट रिकर्सिव प्रोग्रामर लीड्स टू द इनफाइनाइट लूप्स, बट राइट रिकर्सिव ऐसा नहीं करती। तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। राइट रिकर्सिव ग्रामर पर हम काम कर सकते हैं। एंड अगेन वी हैव वेज, मेथड्स जिससे हम लेफ्ट रिकर्सिव से राइट रिकर्सिव में मूव कर जाएं। ओके, एंड द थर्ड कैटेगरी इज, एक होती है हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर और एक हमारे पास होती है नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर। तो डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या हो गया कि जब आपको पता हो कि आपको अब कौन सा मूव लगाना है, अब कौन सा आपको प्रोडक्शन लगाना है, तो वो डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर होती है। बट जहाँ पर आप ये किसी भी स्टेप पर आकर ये डिसाइड नहीं कर पाओ कि अब हमें कौन सा प्रोडक्शन लगाना है, तो वो हमारी नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर होती है। जैसे कि सिंपल से एग्जाम्पल देखते हैं, S2ICTS और एक हमारे पास प्रोडक्शन है S2ICTSES और C से है हमारे पास B और S से है हमारे पास A। अब ये दोनों तो प्रोडक्शंस में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये तो ओके हैं। बट यहाँ पे हमारे पास कंफ्यूजन है। जब आपको I मिलेगा, ठीक है, तो आपको I यहाँ पर भी मिल रहा है, कंफ्यूजन की स्टेट है कौन सा S लें। C मिल रहा है, यहाँ पर भी C मिल रहा है, T यहाँ पर भी T मिल रहा है, S यहाँ पर भी S मिल रहा है। तो यहाँ तक तो अभी कंफ्यूजन की स्टेट चली रही है। ICTS जब तक ICTS रहेगा तब तक आपको कंफ्यूजन की स्टेट रहेगी। अब बाई चांस अगर आपने सपोज ये वाला प्रोडक्शन सिलेक्ट कर लिया और आपको मिला E, ठीक है, आपने सपोज ICTS कर लिया, अब आपको मिला नेक्स्ट इनपुट E, तो आप तो बैक ट्रैक करोगे क्योंकि इसके आगे तो E है नहीं। या फिर आपने ICTS SES ले लिया और आपको S के बाद कुछ नहीं मिला, तो भी आप बैक ट्रैक करोगे। तो अगर हम ये हमारी जो प्रॉपर्टी होती है नॉन डिटर्मिनिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, जिसमें हम किसी भी स्टेप पर ये नहीं डिसाइड कर पाते कि हमें कौन सा प्रोडक्शन लगाना है। तो अगर जैसे आपने अभी पढ़ा था कि टॉप डाउन पार्सिंग में एक डिफ़िकल्टी क्या आती है कि हम बैक ट्रैकिंग करना पड़ जाता है। हमें नहीं पता चलता कि हमें कौन सा प्रोडक्शन सिलेक्ट करना है। आफ्टर कुछ मूव्स के बाद हमें पता चलता है, और अगर वो हमारा इनपुट से मैच नहीं कर रहा होता है तो हमें बैक ट्रैक करना पड़ जाता है। सो अगर हम यहाँ पर कुछ ऐसा काम कर दें जिसकी हेल्प से जो कन्फ्यूजन वाला स्टेट है ये रिमूव हो जाए और हमारी ग्रामर नॉन डिटर्मिनिस्टिक से डिटर्मिनिस्टिक बन जाए, तो वो जो अप्रोच होगी वो काफ़ी हेल्पफुल होगी। सो नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज इट क्रिएट्स एम्बिग्यूटी डायलेमा। डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर इज एक्सेप्टेबल।
और जो मेथड, जो टेक्निक हम देखेंगे जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक को डिटर्मिनिस्टिक में कन्वर्ट कर रही है, वो टेक्निक होती है लेफ्ट फैक्टरिंग। ठीक है, तो लेफ्ट फैक्टरिंग में अब वो उसमें हमें अगर हम कुछ इस तरीके से कर दें, और हम कुछ ऐसा कर देते, हमने लिखा S2ICTS, तो जब आ रहा है तो ये एक ही प्रोडक्शन चल रहा है, उसके बाद S' कर दो फॉर एग्जांपल, और S' से आप डाल दो एप्सिलॉन या फिर ES। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम वाले प्रोडक्शंस थे, इसको हमने ऐसे ट्रांसफॉर्म कर दिया। क्या कर दिया, जो ICTS आने पर हमें कंफ्यूजन हो रहा था कि हम कौन सा प्रोडक्शन सिलेक्ट करें, हमने वो कंफ्यूजन ही रिमूव कर दिया, हमने ICTS एक ही प्रोडक्शन में डाल दिया। अब ICTS के बाद दो पॉसिबिलिटी आपको दिख रही थी यहाँ पर, एक तो या तो एप्सिलॉन होगा, कुछ भी नहीं होगा, नल होगा, जो पहला वाला केस था। ठीक है, ये वाला केस था फर्स्ट केस, और एक पॉसिबिलिटी थी जिसमें हमें ES मिल रहा था। तो हमने जो पॉसिबिलिटी वाला केस है इसको हमने S' से रिप्रेजेंट किया, भाई S के बाद S' डाल दो, तो S के बाद आकर जो भी कुछ होगा वो S' उसको ड्राइव करेगा। तो एक बार तो एप्सिलॉन आ गया जब कुछ भी नहीं होगा, तो और एक बार ES ले लेगा जब हमें ES मिल रहा होगा। सो दिस इज नोन एज लेफ्ट फैक्टरिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम जो भी हमारे पास कॉमन प्रीफिक्सेस होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको हम सेपरेट आउट कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद ताकि जो डिसीजन होता है, जो डायलेमा बन रहा है, वो डायलेमा ना बने। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्ट फैक्टरिंग। अब देखते हैं, इफ A इज अल्फा बीटा और अल्फा गामा, तो यहाँ पे कंफ्यूजन है, कहाँ पर है कंफ्यूजन, अल्फा पर है कंफ्यूजन, कि अल्फा आएगा तो अल्फा पे बीटा वाले प्रोडक्शन में जाए या गामा वाले प्रोडक्शन में जाए। ठीक है, एंड दिस अल्फा कैन नॉट बी एम्प्टी, मतलब ये नल नहीं होना चाहिए, अल्फा शुड बी देयर। ओके, सो दिस डिसीजन हम कैसे डिसीजन डेफर कर सकते हैं, मतलब हम इसे पोस्टपोन कर सकते हैं। कैसे हमने पोस्टपोन किया, सिंपल सा है कि आपने जो अल्फा है, जो आपका कॉमन है, अल्फा को तो आपने अल्फा ही रहने दिया, ये वाले प्रोडक्शंस देखिए, अल्फा को तो आपने अल्फा रहने दिया, और जो बीटा और गामा वाला जो कन्फ्यूजन था इसको आपने A' डाल दिया, और A' से आपने क्या करा, बीटा और गामा ड्राइव कर दिया। तो यहाँ पर जो आपको पहली फर्स्ट स्टेप में जो कन्फ्यूजन हो रहा था वो कन्फ्यूजन आपका रिमूव हो गया। दिस इज नोन एज लेफ्ट फैक्टरिंग अप्रोच। सो रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग, जैसा मैंने अभी बताया कि बैक ट्रैकिंग नहीं फॉलो करती है। क्यों नहीं करती फॉलो, क्योंकि जो बैक ट्रैकिंग में पॉसिबिलिटी आ रही थी वो लेफ्ट फैक्टरिंग ने रिमूव कर दी। बैक ट्रैकिंग तो आप तभी करोगे ना कि आपने अल्फा बीटा वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया और आपको चाहिए अल्फा गामा, तभी तो आप बैक ट्रैक करोगे। जब आपने बीटा और गामा वाला जो डिसीजन है वो आपने डाल ही सेकेंड स्टेप में दिया, तो यहाँ पर तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ तो आपको कुछ भी चेक नहीं करना है, यहाँ तो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आपको अल्फा सिलेक्ट करना है। अब उसके बाद आपको बीटा सिलेक्ट करना है, गामा सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ बीटा और गामा, सिर्फ एक ही कैरेक्टर आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको क्या करना है। तो जो आपका बैक ट्रैकिंग वाली जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ लेफ्ट फैक्टरिंग की हेल्प से रिमूव हो गई। सिंस देयरफॉर डिस्कर्सिव डिसेंट पार्सर्स जो होते हैं वो बैक ट्रैकिंग अप्रोच को क्योंकि ये लेफ्ट फैक्टरिंग अप्रोच को फॉलो करते हैं, इसलिए यहाँ बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम आती ही नहीं है। सो दिस वॉज द सेम एग्जाम्पल जो मैंने आपको लिया था। ठीक है, तो हमने इसको इस तरीके से सॉल्व कर दिया। So here we will be starting recursive descent parsing. We are having here two productions, E2 IE dash and E2 plus IE dash और epsilon. So हम क्या करते हैं, यहाँ पर हर एक नॉन टर्मिनल के करस्पॉन्डिंग एक प्रोसीजर लिखते हैं जो रिकर्सिव होता है। सो हेयर यहाँ पर हमारे पास जो नॉन टर्मिनल्स हैं वो कौन से हैं, वी हैव E एंड E डैश। तो हम इन दो नॉन टर्मिनल्स के करस्पॉन्डिंग प्रोसीजर्स लिखेंगे एंड वी विल कॉल दिस प्रोसीजर विदाउट पार्सिंग अ इनपुट स्ट्रिंग। तो सबसे पहले हम E के लिए प्रोसीजर देखते हैं। तो अगर आपको E नॉन टर्मिनल के लिए प्रोसीजर बनाना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए स्टेप, कि अगर E आपका तभी चलेगा जब आपको I मिलेगा इनपुट में। तो हमने कंडीशन डाली इफ L इज इक्वल्स टू I। Here L is the look ahead, जो नेक्स्ट कैरेक्टर आपको मिल रहा है अगर वो I के इक्वल है, I इज अ कैरेक्टर, अगर वो I के इक्वल है तब क्या करना है आपको, मैच ऑफ I, यानी कि आप कह दोगे कि मैच एक फंक्शन है। अभी देखते हैं मैच क्या करेगा। सो मैच एक फंक्शन है जो ये बताएगा कि I कैरेक्टर मैच हो गया है। तो एक बार आपका जब I कैरेक्टर मैच हो जाए उसके बाद जो नेक्स्ट आपको जो चीज़ मिलेगी वो क्या है,
वो सिंबल है ई डैश। तो वंस आपने ये कर लिया, उसके बाद आप ई डैश के रिकर्सिव फंक्शन को कॉल कर लोगे, ठीक है, इट विल बी कॉल्ड एंड फाइनली योर ई प्रोग्राम विल बी क्लोज्ड। So this is recursive function for E. Here जो L है आपका, मतलब ये एक तरीके से ये हम दो का हेड कैसे चेक करेंगे, यूजिंग रीड कैरेक्टर रीडिंग फंक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप गेट कैर फंक्शन है या फिर कोई भी कैरेक्टर रीडिंग फंक्शन है, इसकी हेल्प से चेक, आप एक कैरेक्टर को इनपुट करा रहे हैं और आप चेक कर रहे हैं कि क्या ये आई के इक्वल है या नहीं। लुकिंग फॉर ई डैश के करस्पॉन्डिंग अगर हमें रिकर्सिव फंक्शन बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, ई डैश। तो ई डैश में हमारे पास क्या है, अगर आपने कैरेक्टर रीड किया और वो आपका प्लस है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले यही काम करना है। तो हमने कहा इफ एल, ठीक है, एल एक गेट कैर फंक्शन ही मान लो आप, अगर एल आपका प्लस के इक्वल है तो आप क्या कहोगे कि मैचिंग हुई है, यानी कि प्लस मिल गया है हमको, और उसके बाद प्लस मिल गया है तो आप चेक करोगे आई मिल गया तो आप इसका मैचिंग लगाओगे और उसके बाद आप ई डैश फंक्शन को कॉल कर लोगे। सो इट इज़ रिकर्सिव फंक्शन, ये खुद को ही कॉल कर रहा है। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर आपको ये प्लस या आई नहीं मिलता है तो आपके पास का ऑप्शन है एप्सिलॉन, ठीक है। तो अगर इफ नहीं काम करता है, एल्स कुछ भी नहीं करे, एप्सिलॉन मतलब होता है कुछ भी नहीं करे, so it will return. So this is the recursive procedure for e dash function. Now let's see मैच क्या करता है। मैच जो हमने यहाँ पर मैच फंक्शंस यूज़ किए हैं, मैच हेयर, यहाँ मैच यूज़ किया है, यहाँ मैच यूज़ किया है। सो व्हाट डज मैच डू, मैच एक कैरेक्टर को रीड करता है, तो इट टेक्स सम कैरेक्टर और क्या करता है, इफ एल इज इक्वल्स टू टी, ठीक है, यानी कि अगर कैरेक्टर जो भी आप ले रहे हैं इनपुट में, ठीक है, तो क्या करेगा, उसको रीड करेगा, एल इज इक्वल्स टू गेट कैर फंक्शन एल्स, मतलब अगर कोई कैरेक्टर आपको यहाँ पर आपको टर्मिनल मिल रहा है, ठीक है, तो टर्मिनल को रीड कर ले। अगर टर्मिनल नहीं मिल रहा है, जो कि आपके जो अल्फाबेट सेट में नहीं प्रेजेंट है, तो क्या प्रिंट कर दे, तो एरर प्रिंट कर दे। सो दिस इज अ मैच। सो यहाँ पर आपके पास जैसे कि एल इज इक्वल्स टू आई मिला, तो आपने मैच फंक्शन कॉल किया, वहाँ पे चेक करेगा क्या ये जो हमारे पास जो भी आई है, क्या ये हमारा आई हमारे अल्फाबेट सेट में बिलोंग कर रहा है, यस बिलोंग कर रहा है, तो उसे एडिट कर लो, एल्स एरर को प्रिंट कर दो। हियर हैपेंस विद प्लस एंड विद माइनस। ये तो हमने रिकर्सिव प्रोसीजर्स क्रिएट कर दिया। नाउ वी नीड मेन फंक्शन जो इन सबको कॉल करेगा। सो मेन फंक्शन कैसे बनेगा, सो मेन फंक्शन विल बिकम लाइक मेन, सबसे पहले हम ई फंक्शन को कॉल करेंगे, ओके, और अगर हमारे पास लास्ट कैरेक्टर जो लुक अहेड कैरेक्टर है वो डॉलर के इक्वल है, ठीक है, तो हम कहेंगे प्रिंट एक्सेप्ट। मतलब आप पहले ई फंक्शन को कॉल करोगे, जैसे यही वाला कह सकते हैं, आपने ई को कॉल किया तो ये तुरंत कंट्रोल ई पर जाएगा। इसने आई को रीड किया, ठीक है, आई को रीड किया, इसने ई डैश को कॉल किया, ई डैश जैसे आएगा वैसे कंट्रोल कहाँ जाएगा, ई डैश पर जाएगा। इसने प्लस को रीड किया, आई को रीड किया, ई डैश को रिकर्सिवली कॉल किया। जब ये कंडीशन मैच नहीं करेगी तो ये एल्स के थ्रू रिटर्न कर जाएगा, तो वापस कहाँ जाएगा, फिर वापस जाएगा ई इस वाले फंक्शन पे, कंट्रोल रिटर्न जब होगा। जब ये ई फंक्शन ख़त्म होगा तो उसका कंट्रोल कहाँ रिटर्न होगा, मेन फंक्शन में। जब मेन फंक्शन में कंट्रोल रिटर्न होगा सो इट विल चेक, क्या जब आपकी पूरी इनपुट स्ट्रिंग स्कैन हो चुकी होगी, ठीक है, सो इट विल चेक लास्ट में, ये तो सब
चीज़ स्कैन हो गई होगी। सो इट विल चेक क्या लुक अहेड आपका डॉलर है, अगर हाँ डॉलर है सो इट विल एक्सेप्ट। रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग वर्क्स, बट क्योंकि ये रिकर्सिव प्रोसेस पे काम करती है सो इट इज़ समवॉट नॉट एफिशिएंट नहीं होती है, क्योंकि रिकर्सिव फंक्शंस दे तो मोर टाइम। तो अगर हम इसका जो इम्प्लीमेंटेशन लेवल है उसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हम इसको टेबल के फॉर्म में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एंड दैट टेबल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकर्सिव पार्सिंग इज नोन एज प्रिडिक्टिव पार्सिंग। सो next topic will be predictive parsing. So this is recursive descent parsing approach.